वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज इस खास चर्चा में हम बात करेंगे उत्तराखंड को लेकर और सभी हमारे साथ खास मेहमान भी इसमें जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड राज्य विधानसभा की 70 सीटों के परिणाम 10 मार्च को आने वाले हैं। उत्तराखंड में अब तक 4 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन परिणामों को लेकर इतना असमंजस शायद ही पहले कभी रहा हो। ना कोई अनुमान कह रहा है, ना कोई कल्पना कर रहा है। आम बोलचाल में बस इतना ही कहा जा रहा है कि जब सुरमाओं की सीट पर ही कयास नहीं लग पा रहा तो आम सीटों की क्या बात कहें। एक नहीं कई फैक्टर्स हैं जिनसे चुनाव परिणामों को प्रभावित करते दिख रहे हैं। फिर निर्दलीयों पर भी बहुतों की निगाहें और इसी पर इस चर्चा को खास बनाएंगे। हमारे साथ शादाब शम्स जी हैं जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ सुशील कुमार जी हैं, वरिष्ठ स्तंभकार हैं। हमारे साथ राजीव नयन बहुगुणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ रविंदर आनंद जी हैं जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। देख लिए शादाब शम्स जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। बहुत लगता है कि जो एग्जिट पोल है उसे लेकर बहुत सारे मन में लड्डू फूट रहे हैं। कुछ इस तरीके की प्रतिक्रिया आपके चेहरे से लग रही है। कैसे देखते हैं आप एग्जिट पोल को और क्या लगता है कि वास्तव में कुछ इसी तरीके की स्थिति परिस्थिति आपको नजर आ रही है? जी देखिए संजय भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि हम उस स्टूडेंट की तरह हैं जिसने पूरे 5 साल मेहनत की है। तो हमारा परिणाम हम ये तो सोच ही नहीं सकते कि हम फेल होंगे या पास होंगे, क्योंकि जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो ये सोचता है कि मेरे डिस्टिंक्शन में मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं 90s में कितने 90s पे पहुंचूंगा, 95, 96, 97, 98 या 92। वो अगर ये उम्मीद करने लगे कि नहीं हम पास होंगे कि नहीं होंगे, इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसका मतलब या तो स्टूडेंट ने मेहनत सही नहीं की है या उसकी तैयारी सही नहीं थी। बहुत ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा और मुझे खुशी है इस बात की कहने की, कांग्रेस के नेताओं ने भी इस बार कांग्रेस ने भी अच्छा चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी ने भी अच्छा चुनाव लड़ा। सब लोगों ने अपनी अपनी एक ईमानदार मेहनत की। लोकतंत्र में ये अच्छा होता है कि सब अपनी अपनी मेहनत करें, अपनी अपनी नीतियों को लेके जनता के बीच जाएं और जनता उसमें तय करे कि जनता किसके साथ है। मुझे लगता है कि आज देश की जनता, प्रदेश की जनता, उसने हमारी नीतियों पर मोहर लगाई है। हमारी 5 साल की सरकार ने जो काम किए थे, चाहे वो अटल आयुष्मान योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तमाम योजनाएं जो हमारी स्टेट और राज्य देश की थी। शादाब भाई ये बताइए, शादाब भाई आपको रोक रहा हूँ, एक बात बताइए क्योंकि बड़े तरीके से आप बता रहे हैं। शादाब भाई 60 पार का नारा दिया था, तो 60 पार या 36 का जुगाड़? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो कभी 36 सोचा भी नहीं, सपने में भी नहीं सोच रहे। हमने तो कहा इस बार युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 60 पार, और हम अभी भी अपने उस 60 पार पे ही खड़े हैं। हम ये मानते हैं जितने एग्जिट पोल आए हैं हम इन सारे एग्जिट पोल को झूठा साबित करेंगे। हमने मेहनत की और हमारी मेहनत के परिणाम आपको 10 तारीख को जब ईवीएम खुलने लगेगी तो आपको दिखने लग जाएगा कि वाकई जो भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल में तो बहुत सारी जगह आप ही की सरकार दिखा रहे हैं, तो उस पर क्या, अगर उससे झुटलाएंगे तो आप ही का नुकसान है। बहुत सारे तो एग्जिट पोल आप ही के फेवर में दिख रहे हैं। नहीं, हम वो ठीक है, वो अपना काम करें, हमें अपना काम करना है। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते। सबको अभी अच्छे अच्छे सपने देखने का अधिकार है, हमें भी और हमारे विपक्षी पार्टियों को भी। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमने जो वादा, जो कमिटमेंट लिया था अपने नेताओं की बात को देखते हुए, हमने कहा था इस बार युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 60 पार, हम उस 60 तक अवश्य पहुंचेंगे। और मतभेद है, मनभेद बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और शादाब भाई ये तो होना भी चाहिए। मनभेद किस चीज का, मतभेद ही रहना चाहिए। और यही सबसे एक अच्छी बात उत्तराखंड की है कि यहाँ मनभेद नहीं है, मतभेद रहते हैं और लगातार राजनीति में चलते भी हैं। हमारे साथ रविंदर आनंद भी हैं। रविंदर, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरीके की बातें लगातार चल रही थी, चर्चा हो रही थी, आखिर जो एग्जिट पोल आपको दिख रहे हैं उसे लेकर आप क्या कहेंगे? 1 से 2 सीटों के बीच में कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी है, तो एक बहुत बड़ा, मतलब हम ये कहेंगे कि आपके लिए एक झटका हो सकता है अगर इस तरीके की स्थितियां आती हैं। कैसे आप देखते हैं, क्या कहेंगे आपकी, आखिर वो कौन से मुद्दे थे जो आप पकड़ नहीं पाए? संजय जी, सबसे पहले तो मैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसकी सभी जो आपके करोड़ों दर्शक हैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बहनों को
आज के इस महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, अपनी ओर से भी और अपनी पार्टी की ओर से भी। साथ ही जो आपने जो बात कही है, देखिए हमारा ऐसा मानना है कि हमारी जो नीतियां हैं आम आदमी पार्टी की, वो लेकर के हम घर घर गए और लोगों तक हमने उनको पहुंचाया। लेकिन जनादेश क्या आता है, ये अब दूसरी चीज है। क्योंकि देखिए जनता ने अपना आदेश दे दिया है, वो बीजेपी के फेवर में जाए, वो कांग्रेस के फेवर में जाए, वो आम आदमी पार्टी के फेवर में जाए, ये एक अलग बात हो सकती है। साथ ही एक बात मैं और कहना चाहूंगा संजय जी, कि जब दिल्ली में 2015 के अंदर जब परिणाम आने वाले थे तो एग्जिट पोल ने हमें 2 से 4 सीटें दिखाई थी जी, और जब ईवीएम की मशीनें खुली तो हम 67 सीटों पर जीते। तो देखिए हम वो लोग हैं जो अपना बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलते, हम शांति से बैठे हैं, सीधा बड़ा उलटफेर करते हैं। हाँ, सीधा बड़ा उलटफेर करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस बात को जान भी चुकी है कि अगर इन दोनों पार्टियों को कोई छका सकता है तो आम आदमी पार्टी छका सकती है। पंजाब के अंदर से जो रुझान एग्जिट पोल के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं, हम उसको भी सुन के बहुत ज्यादा उछल नहीं रहे हैं। हमारा ही मानना है कि 10 तारीख होने में एक दिन शेष है। हम जनता के आदेश का सम्मान करते हैं, जनता जो भी आदेश देगी उसको हम सिरोधार्य करेंगे। और सभी विपक्षी दलों से भी हमारी ये निवेदन है कि धैर्यपूर्वक मतगणना तक अपने धैर्य को बनाए रखें। संजय जी। नहीं, बिल्कुल। हमारे साथ राजीव नयन जी भी हैं। राजीव जी, आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे हैं और खासकर उत्तराखंड में आप बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे हैं। वर्तमान में अगर राजीव जी आप देखें दोनों दल, क्योंकि चुनाव लगातार यही कहा जा रहा था कि लास्ट में आके यहाँ बीजेपी कांग्रेस के बीच ही होना, इस तरीके की स्थितियाँ दिख भी रही थी। ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से आई, सक्रिय हुई। ये अलग बात है कि वो जो चुनाव का परिणाम आएगा वो क्या होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो सब लोग जो कह रहे हैं यही कह रहे हैं कि सीधी सीधी भाजपा और कांग्रेस में फाइट होती नज़र आ रही है। और आप देखिए एग्जिट पोल भी सामने आ रहे हैं, लगातार आपके भी सामने हैं, क्योंकि ये तो समय बताएगा कि ये इन पोल का क्या पोल खुलेगी, वो तो बाद की बात है। लेकिन अगर आज हम बात करें तो आप देखिए कि मैनेजमेंट के लिए बड़े बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के भी देहरादून में हैं और कांग्रेस के भी देहरादून में हैं। तो स्थितियां जो हैं शायद दोनों ही दलों को क्लियर नजर नहीं आ रही है। अब की बार भी कुछ स्थिति परिस्थिति वैसी लग रही है जैसे पिछली बार से पिछला जो चुनाव था 2012 की अगर हम बात करें तो कैसे आप देखते हैं, क्या कहेंगे आप जी? और देखिए, जहाँ तक एग्जिट पोल की बात है तो मेरे पहले दोनों साथी इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि एग्जिट पोल का अर्थ चुनाव परिणाम नहीं होता है, लेकिन एग्जिट पोल पूर्वानुमान अवश्य है। वो जो आने वाले परिणाम है जो एक दिन बाद आने वाले हैं उनका संकेत अवश्य है जी। अब एग्जिट पोल की जहां तक बात है वो उत्तराखंड में थोड़ा सा जटिल है, खासतौर से पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि यहाँ अनेक सीटें ऐसी हैं, अनेक चुनाव क्षेत्र, अनेक मतदान केंद्र ऐसे हैं कि जहां 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल है, जहां पोलिंग पार्टी भी 2-2 3-3 दिन पहले रवाना होती है जी। तो ऐसे में एग्जिट पोल के लिए वहां कौन गया होगा, कैसे गया होगा, ये मुझे संदेह है। तो इसलिए एग्जिट पोल निश्चित रूप से कुछ संकेत देते हैं, लेकिन एग्जिट पोल पर हम पूरी तरह से विश्वास कर लें ऐसा नहीं है। अनेक बार, बल्कि कई बार, खासतौर से भी जो पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ उसमें जो एग्जिट पोल दिखाया गया उसका ठीक उलट हुआ। तो इसलिए एग्जिट पोल को आप पूर्वानुमान केवल मान सकते हैं जी। जहां तक बात कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की है, संयोग से जब से राज्य का गठन हुआ और यहाँ चुनाव शुरू हुए 2002 से, ये दोनों पार्टियां मुख्य रूप से खिलाड़ी रही। एक जो यहाँ की स्थानीय पार्टी थी उत्तराखंड क्रांति दल नामक, वो शुरू में उसकी उपस्थिति कुछ थोड़ी बहुत थी, लेकिन शनय शनय धीरे धीरे वो विलुप्त होती चली और कमजोर हुई। अब आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, वो इस प्रदेश के लिए नवागंतुक है, लेकिन उसने अपनी धमक अवश्य दिखाई है। जब उसका यहाँ दाखिला हुआ, करीब 1 साल होने को आए, जब यहाँ आम आदमी पार्टी का विधिवत इस प्रदेश में प्रवेश हुआ, तो उन्होंने उसकी अनुभूति, उसकी आवाज जरूर सुनाई दी, और उसका जो उत्साह है या उनकी जो उपस्थिति की जो गूंज और अनुभूति थी, तो वो वोट में कितना रूपांतरित होती है ये देखने की बात है। लेकिन इससे कतई भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी ने दोनों दलों के, कांग्रेस और बीजेपी के,
वोटों को प्रभावित किया है। इस समय जो मत प्रतिशत यहाँ बढ़ा है, कम से कम मेरे ख्याल से 1% से ज्यादा यहाँ मत प्रतिशत बढ़ा है पूरे प्रदेश में। तो मेरा आकलन ये है कि आम आदमी पार्टी जो नवागंतुक है, ये उसी का वोट है शायद जो बढ़ा है। तो उसकी उपस्थिति से भी आप सिरे से उसकी मौजूदगी को नकार नहीं सकते। वो कितनी सीटें लाती है, कितनी वोट लाती है, ये बात अलग है। लेकिन जिस तरह से नुकसान देखा कितना गया- बड़ा राजीव जी वो पहुंचाती है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। हाँ, निश्चित रूप से वो किसके वोट कितने ले जाती है और खुद कितनी सीटें लाती है, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन उसने अपनी उपस्थिति दर्ज की है और उसने दोनों पार्टियों के वोटों को प्रभावित किया है, ये निसंदेह है। बिल्कुल, और ये कह भी रहे हैं सभी लोग कि अब की बार बहुत कुछ नया देखने को मिल सकता है। हमारे साथ अमरजीत सिंह, नेता कांग्रेस, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अमरजीत जी। धन्यवाद। अमरजीत जी, चलिए आप ही के पास आ जाते हैं, क्योंकि आपकी भी बैठक लगातार चल रही हैं और जिस तरीके के नतीजों की हम कहेंगे कि जो एक प्रतीक्षा हो रही है, उसे लेकर दोनों दल पूरे चौकस नजर आ रहे हैं। ऐसे क्या कारण है कि इस बार बड़े बड़े दिग्गज, चाहे वो भाजपा के हों या आपकी पार्टी के हों, सब देहरादून में डेरा जमाए हैं? कैसे आप देखते हैं? और एग्जिट पोल को लेकर कितने आश्वस्त हैं? आपको क्या लगता है कांग्रेस की जीत कहाँ है, कहाँ खड़ी है आपकी पार्टी? जी देखिए, निश्चित रूप से एग्जिट पोल जो हैं, बहुत से एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में सरकार बनती दिखा रहे हैं, लेकिन हमें एग्जिट पोल देख करके कोई उत्साहित नहीं होना और हाथों से उत्साहित नहीं होना, ना हम खुश हैं। हमारा ये मानना है कि एग्जिट पोल सिर्फ एक इशारा जरूर करते हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं। परिणाम परसों आ जाएंगे, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है कि परिणाम, हमें विश्वास भी है कि हमें जो जनता है उत्तराखंड की, उसने हमें पूर्ण बहुमत का सरकार बनाने का जनादेश हमें मिलेगा और 10 तारीख को हमारी सरकार बनेगी। और दूसरी बात आपने कही कि तमाम नेता हमारे आज देहरादून में हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर देहरादून में हैं और दिल्ली के नेता हमारे कांग्रेस के देहरादून में हैं, तो दोनों में अंतर है। देखिए, कांग्रेस ने जमीनी स्तर पे काम किया है और अपने दृष्टिकोण के साथ, अपना नजरिए के साथ जनता के बीच में हम लोग गए। भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए जनता को कुछ नहीं था, केवल और केवल जुमले थे। अगर इनसे आप योजनाएं पूछेंगे क्या करा इन्होंने धरातल पे, तो इनके पास बताने की कुछ नहीं है। केवल आपको जो योजनाएं बताएंगे वो केंद्र सरकार की योजनाएं बताएंगे। तो इसलिए कांग्रेस की सरकार बनती देख करके दिल्ली के जो नेता हैं, जो प्रकरण इन्होंने 2016 में किया था, ये उसी लक्ष्य को लेकर के यहाँ आए थे। ये आपको याद होगा, ये 60 पार का नारा देते थे और फिर मैं 4 दिन पहले किसी चैनल में था तो ये 50 पार की बात करते थे। आज 60 पार वाला बोर्ड इनका उतर गया है, 50 पार वाली बात जो है वो धराशायी हो चुकी है। आज इनको जो है आंकड़े बटोरने पड़ रहे हैं और इनके तमाम नेता, उसमें महेंद्र भट्ट जी का भी अगर आप बयान देखोगे तो अब उनको वो आशा करते हैं कांग्रेस पार्टी से हमको जोड़ तोड़ कर लेंगे। तो वो अपने दम पर सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है। उनके नेता उत्तराखंड में इसी लक्ष्य के लिए यहाँ आए हैं। तो उत्तराखंड की जनता भी जागरूक है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सतर्क है। जो कृत्य इन्होंने 2016 में किया था वो अब होने नहीं देंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी निश्चित रहे, ये आए, इनका स्वागत है, लेकिन इस प्रकार का कोई दुष्कृत करने का अगर इनके मन में कोई भावना है तो वो इस बार नहीं होने वाला है। चलिए सुशील जी, क्योंकि सभी लोगों की सारी बातें आपने सुनी, इसलिए आपके पास अंतिम में मैं आया हूँ कि लगातार उत्तराखंड के अंदर आप भी चुनाव को देख रहे हैं और इस बार एक अच्छी बात यह है कि मत प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ा है, जबकि और जगह वो मत प्रतिशत कम हुआ है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें, जिस तरीके से उम्मीद रहती है कि 75 से 80% के लगभग जाना चाहिए, एक तो ये सवाल हर बार खड़ा रहता है। भले ही चुनाव आयोग कितनी मेहनत करें, पार्टियां कितना कुछ कहें, लेकिन उसके बाद भी जो वोट परसेंटेज है जिसे लेकर बात होनी चाहिए, वास्तव में तो बात उसी की होनी चाहिए कि 80% के लगभग जो लोग हैं वो माना उनके द्वारा जाना चाहिए कि हाँ भाई ये सरकार है, ये 80% लोगों की ये सरकार है चुनी हुई, या 90% की है। लेकिन यहाँ उल्टा है, हर बार कुछ ना कुछ कमी है और कम होता जाता है। एक तो इस जो चीज़ों को कैसे सुधारा जाए कि जो वोट प्रतिशत है वो बढ़े, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। उसके अलावा आज जो उत्तराखंड की स्थिति आप देख रहे हैं, लगातार जो बात अमरजीत ने कही है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि दोनों दलों के दिग्गज आप भी देखेंगे कि
उत्तराखंड के अंदर हैं, देहरादून के अंदर हैं, और बयान तो आपके सामने किस तरीके के आ रहे हैं दोनों तरफ से। लेकिन ऐसे कौन से कारण हैं सुशील जी कि जो आज भी स्थिति अभी भी, भले ही एग्जिट पोल कुछ भी कहें, लेकिन साफ नजर नहीं आ रही है? यह कहा जा रहा है कि बड़े बड़े दिग्गजों की सिट फंसी हुई है। जी सुशील जी। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि वोट प्रतिशत कैसे बढ़े। पहले इसका जवाब देता हूँ। दरअसल आपने कभी गौर किया होगा कि हम लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि आप इलेक्शन को किस फैक्टर से देखते हैं जी। 5 साल में एक रूटीन चुनाव के तौर पे देखते हैं, या एक बदले हुए दौर के हिसाब से नया नेता लाने की कोशिश करते हैं। और एक हाइजीनिक फैक्टर यही कहता है कि आप अट्रैक्टिव फैक्टर में जब तक चुनाव रहता है कि हम नेताओं से कैसे अट्रैक्ट हों, जैसे मोदी साहब हैं अट्रैक्ट करते हैं, योगी साहब हैं अट्रैक्ट करते हैं, तो मेरा मानना है कि अगर आप अट्रैक्ट करते हैं तो वोट प्रतिशत भी बढ़ना चाहिए, तब जाके इलेक्शन हाइजीनिक माना जाएगा। और अगर आपने भाषण अच्छा दिया, इलेक्शन कमीशन ने अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया, हमारे लोकल चाहे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कहीं का भी चुनाव हो रहा हो, वहाँ के नेताओं ने अपनी मतलब पूरी तरह से ताकत झोंकी, मतदाताओं को पास पहुँचने का प्रयास किया, लेकिन उसमें अगर इस अट्रैक्शन के बावजूद, क्योंकि आपको देखें इतनी कोशिश तो ये लोग करते ही हैं, लेकिन अगर मत प्रतिशत नहीं बढ़ता है तो इसके 2 संदेश जाते हैं जो मुझे समझ में आता है। पहला कि सरकार को रिपीट किया जाए या नई सरकार लाई जाए कि प्रति अट्रैक्शन कुछ लोगों में घट जाता है। नहीं तो आप जरा सोचिए कि 30% के आसपास वोटर प्रदेश में बढ़ा है, उत्तराखंड में ज़्यादा बढ़ा है 2017 की तुलना में, और इसमें बहुत सारे यंग लोग, आपको मैं बताऊं कि 1,80,00,000 लोग इस देश में हर साल 18 साल के हो जाते हैं। यानी कि 1,80,00,000 लोग कम से कम, अगर देश में इलेक्शन हो तो नए मतदाता तो 18 साल वाले ही होते हैं जो 17 से 18 में प्रवेश करते हैं। वो तो उनके अंदर एक चाव होती है। लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो शायद सरकार बनने बिगड़ने में बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं रहते, कहते हैं हमें क्या करना है, हमें तो 2 जून की रोटी जुटानी, हमें तो 9 से 5 की नौकरी करनी है, हमें ये करना वो करना, ये जो ढुलमुल रवैया है जिसको इलेक्शन को एक महोत्सव के तौर पे न लेकर एक रूटीन वर्क के तौर पे लेते हैं, इससे मत प्रतिशत स्थिरांक में चला जाता है। जो आपने कहा 80%, बहुत सही आप बोल रहे हैं। हम भी जब याद होगा जब इलेक्शन हुआ था, जब चुनाव आयोग ने पूरी तरह से बताया नहीं था कि कितना % हुआ, तो लगा कि यार पिछली 17 से भी कम हो गया क्या। तो हमने कहा ये तो छाती पीटने वाली बात हो जाएगी कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है, क्या सारी गाज इलेक्शन पर ही पड़ेगा कि वोटर ही घट जाएगा। तो यह चीज़ आपको बहुत समझने वाली है। देखिए मणिपुर में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, कुछ पूर्वोत्तर के और एग्जाम्पल ले लीजिए जहाँ पर 78, 80, 85% तक मतदान होते हैं। यानी कि वो लोग अट्रैक्ट भी होते हैं और इलेक्शन को हाइजीनिक भी बनाते हैं। हमारे यहाँ अट्रैक्शन तो है बट हाइजीनिक नहीं बनाते, उसको कुपोषण कर देते हैं, कुपोषण रहित नहीं कर पाते हैं। तो ये ड्यूटी नेताओं के साथ साथ चुनाव आयोग का भी है कि इस इलेक्शन में प्रतिशत को बढ़ाया जाए, क्योंकि जो निराश लोग हैं, उदास लोग, कई लोगों को लगता होगा यार बीजेपी आ भी गई तो क्या कर लेगी, कई को लगता होगा कांग्रेस भी तो आई थी पहले तो वही आ गई तो क्या होगा, फिर हमारा ये काम है, यहाँ जाना है वहाँ जाना, इस तरीके से करके कई लोग, एक वर्ग तो है जो मत नहीं देता है, चाहे उसकी कंडीशन उसके पक्ष में ही क्यों ना हो। ये आपका मेरा जो समझ आया था, ये पहला उत्तर है। दूसरा जो इलेक्शन का उत्तराखंड का परिप्रेक्ष्य है, उसमें मैं ये मान रहा हूँ कि एग्जिट पोल जो है बिल्कुल एग्जैक्ट पोल नहीं होते, सादा हम सही बोल रहे हैं, और बाकी जो लीडर और पत्रकार हमारे बहुगुणा जी भी बोल रहे हैं वो सब सही बोल रहे हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है। नहीं तो पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल है, पश्चिम बंगाल से और पीछे। मैंने एक बार गोस्वामी साहब 2015 में एग्जिट पोल पर एक लेख लिखा कि एग्जिट पोल हमें भ्रमित करते हैं या हमें भ्रम से दूर करते हैं, यानी हम भ्रमित हैं, दूर करते हैं, हमको उस भ्रम से निकालते हैं, या हम क्लियर होते हैं उसमें भ्रमित कर देते हैं। तो ये मैंने इसमें यही 2015 में आपको याद होगा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की पार्टी को कितनी सीट दे रहे थे ये लोग, 60, 55, 60, 70 दे रहे थे, और वो 178 सीट जीती थी। एग्जिट पोल का मैं बता रहा हूँ, और बीजेपी को पूर्ण बहुमत दे रहे थे, और वो कहाँ पर आके सिमट गए थे। तो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन
कुछ ख्याल बनाने के लिए, जैसे कि कल आया, अब 10 तारीख तक कुछ उधेड़ बुन के लिए कुछ मुद्दा मिल गया है कि हमारी पार्टी इतना जीत रही उतना जीत रही। लेकिन मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूं कि 57 से अगर 36 के आंकड़े के ऊपर या 36 तक अगर बीजेपी अपना रसूख नहीं बचा पाती है, इट मीन्स 35 भी होता है, उसका 34 भी होता है, 36 नहीं होता है, तो मैं बीजेपी की बड़ी हार मानूंगा। और अगर कांग्रेस 30 भी सीट पाती है तो मैं कांग्रेस की बड़ी जीत मानूंगा, क्योंकि वो 11 से 30 होंगे, ये 57 से 35 होंगे। लेकिन अगर 36 पाएंगे तो सरकार मतलब मेरिट में आ गए तो ठीक है, सब कर भला तो हो भला वाली थ्योरी, मतलब जनता ने इनको सपोर्ट कुछ न कुछ करके दे दिया। लेकिन नेक टू नेक जो फाइट है, कुमायूं का जो समीकरण है, जो गढ़वाल का समीकरण है, जो उधम सिंह नगर से लेकर हरिद्वार देहरादून का समीकरण है, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां ये समझ रही होंगी कि मैं कहाँ कमजोर रहा, सरकार ने 5 साल में क्या किया, क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा है कि आज क्यों नहीं कोई बता रहा है कि हम 60 जीतेंगे, क्यों नहीं आया कि 60 जीतेंगे, 43 सीट आया। हालांकि कांग्रेस को भी कई जिता रहे हैं, कांग्रेस की भी बहुमत दिखती है। तो लेकिन 10 तारीख को ही क्लियर होगा। तो मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में हो सकता है कि एग्जिट पोल किसी का सही तो निकलेगा ही, लेकिन किस दिशा में जाएगा इलेक्शन हम लोग भी पूरी तरह कह पाना मुश्किल है कि किसकी सरकार आएगी। बिल्कुल, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है लगी ऐसा रहा है कि बड़ी कांटे की टक्कर वहाँ हुई है और बहुत सारी चीज़ें हैं। रविंदर, अगर आप देखें लगातार एक और वहाँ पर मुद्दा चल रहा है जिसे लेकर पूरी सोशल मीडिया पर हलचल थी, बीते दिनों बड़े बड़े बयान भी उस पर आए, डाक मतपत्र, उसे लेकर आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा देखने में आया है, पिछले अगर हम 20 सालों का रिकॉर्ड उठाएं और उससे पीछे भी जाएं तो ऐसा देखने में आया है कि हालांकि ये कहना उचित नहीं लगता, लेकिन जिसकी सरकार होती है, आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जिसकी भी सरकार होती है बैलेट पेपर की परसेंटेज उसकी ओर ज्यादा जाती है। ऐसा क्या है, ऐसे क्या कारण है, इसको पीछे इसको कौन इसको इफेक्ट करते हैं, ये अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियो देखे और जो चीजें चली हैं, और मैंने कुछ अधिकारियों का कहना भी सुना कि कुछ अधिकारियों ने, नाम नहीं लूंगा, ये कहा कि फला पार्टी के पक्ष में वोट करें। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा फेयर नहीं है, इसको सुधारने की आवश्यकता है संजय जी। साथ ही जो अभी मैं इनका सुन रहा था, हमारे जो साथी हैं इनका मैं पूरी बात सुन रहा था, इसमें एक बात और एड ऑन करनी थी, वो ये थी कि इस बार जब उत्तराखंड में चुनाव हुए तो वो इस हिसाब से रखे गए कि पहले ही 2 छुट्टी पड़ गई, सेकंड सैटरडे पड़ गया, संडे पड़ गया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि लोग अपने रिश्तेदारी में अब इधर उधर घूमने निकल गए। तो मुझे लगता है कि इस बात को भी आगे से निर्वाचन आयोग को ध्यान में रखना होगा कि जिस दिन चुनाव कराएं उससे एक दिन पहले तक वर्किंग डे रखें, जिससे कि कोई भी इधर उधर ना जा सके और एक स्वस्थ जो है मतदान हो सके। क्योंकि इस बार मतदान बहुत इफेक्टेड हुआ, क्योंकि 2 छुट्टी पहले ही आ गई, तो लोगों ने सोचा कि छुट्टी है, घुमाते हैं, कोई ससुराल चला गया, कोई बच्चों को घुमाने चला गया। में बारिश का प्रकोप भी ठीक ठाक रहा है, आपने देखा होगा चुनाव की जो टाइमिंग है उसे लेकर भी बहुत सारे सवाल वहां हुए। मैं खुद कैंट विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा और नॉमिनेशन से पहले भी, मतलब चुनाव से 1 महीना पहले से मुझे अच्छे से याद है कि हम 9 दिन तक हम कन्वेंसिंग नहीं कर पाए। 9 दिन तो बहुत खतरनाक बारिश हुई पूरे महीने में, मतलब ऐसी बारिश हुई सुबह से रात तक वाली, और ठंड भी बहुत पड़ी और बहुत इफेक्ट किया मौसम ने। तो ये 2 कारण है, एक मौसम, एक कोरोना भी कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट करता है इसको, क्योंकि जो 60+ लोग हैं वो ये सोच करके कि यार हमें कहीं कोरोना ना हो जाए, हम क्यों जाए वोट देने, इसका भी एक कारण रहा होगा। लेकिन निर्वाचन आयोग की एक बड़ी भूल चूक ये है कि वो छुट्टी 2 दिन पहले छुट्टी देता है और फिर तीसरे दिन चुनाव कराता है। तो मुझे लगता है ये परंपरा ये बदलनी पड़ेगी, वर्किंग डे तक ले जाना होगा चुनाव को और अगले दिन की छुट्टी देनी होगी सिर्फ चुनाव की। तो एक स्वस्थ मतदान हो सकता है और हम 75-80% पे हम पहुंच सकते हैं।
और मुझे लगता है कि तभी ये चीजें ठीक होंगी संजय। शादाब भाई, क्योंकि लगातार बहुत सारी चीजें हैं और आपकी सत्ता थी, तो सबसे पहले तो आप ही के सामने चुनौतियां हैं कि उस सत्ता को बचाने की। शादाब भाई, लगातार सभी लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके के परिणाम सामने आ रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि टक्कर कांटे की है। और ये आप भी कह रहे थे कि इस बार चुनाव सभी ने अच्छा लड़ा, आपने भी लड़ा तो कांग्रेस ने भी अच्छा लड़ा। ऐसे में अगर ऐसे में 36 का वो जो जादुई आंकड़ा है वो नहीं छू पाते तो क्या जोड़ तोड़ गठबंधन? क्योंकि एक आशंका जो सभी लोग कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त, ये एक बहुत बड़ा सवाल उत्तराखंड में रहा है। और एक बात और भी यहाँ रही है शादाब भाई, उससे आप भी इनकार नहीं करेंगे कि जब इस तरीके की परिस्थितियां आती है तो कहीं ना कहीं जो निर्दलीय है उनकी चांदी होती है और जो सीधा सीधा नुकसान जो है ना वो उत्तराखंड की जनता का होता है। तो इसे लेकर आपकी क्या, हम ये कहेंगे कि क्या स्थिति है, क्या आप देख रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल चल रहा है। और अमरजीत जी इस बात पर बड़े चौकन्ना होकर एकदम बैठ गए हैं कि आपका जो जवाब है उस पर तुरंत पलटवार करने के लिए तैयार है। जी शादाब भाई बोलिए। देखिए, अमरजीत भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अगर उन्होंने कोई बात कही है ये उनके डर को दिखाता है, और डर को दिखाता है उसके जिसने इस तरह के षड्यंत्र पहले किए हों। मैं सिर्फ इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि आपको पहले नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाचना खुद नहीं आता और आंगन की कमी निकालते हो। यानी कि राजनीति में अपने लोगों को जोड़ आप नहीं पा रहे, आप साथ रख नहीं पा रहे और कमी निकालते हैं आप विपक्ष की। तो शादाब भाई आपका कहना यह है कि आपके जो लोग हैं वो बिखरे पड़े हैं, हमारी मर्जी है, हमारे पास आ रहे हैं तो वेलकम है। जी नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि आज भी कांग्रेस के अंदर झगड़े सबको दिखाई दे रहे हैं, वो कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये कैसे इनके कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत सिंह सामने अड़ के खड़े हो जाते हैं, रामनगर से लड़ने नहीं दूंगा हरदा को, और लड़ेंगे तो पार्टी से बगावत करके इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा या पार्टी छोड़ के चला जाऊंगा। क्या दिखाई नहीं दे रहा आपको? क्या लगता है हम मूक दर्शक हैं? हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके यहाँ क्या चल रहा है? क्या जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि प्रीतम सिंह हर बार जो कुछ वो कहते हैं हरीश रावत जी उसका तोड़ निकाल के लिए आते हैं? क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा चारों कार्यकारी अध्यक्ष के खिलाफ चल रहे हैं? क्या पूरी दो धड़ों में, बड़े धड़ों में दो कांग्रेस बटी हुई साफ साफ नजर आ रही है? प्रभारी के साथ हरीश रावत जी की नहीं पट्टी, प्रभारी और प्रीतम सिंह जी और बाकी लोगों की एक तिगड़ी बन चुकी है। दो नेक्सस बने हुए हैं। अब अगर ये नेक्सस हमें बाहर रखिए, मैं ये कह रहा हूं आपकी सरकार भी आ जाए तो आप एक दूसरे का सर फाड़ देंगे, आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, ये परसेप्शन बना हुआ है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप कमियां हम में निकाल देंगे, ये आगे तोड़ देंगे, जोड़ देंगे। क्या कोई तोड़ सकता है? अमरजीत भाई आप चुनाव नहीं लड़े, लेकिन मैं कहूं आपको तोड़ सकता हूं मैं, तो मेरी हैसियत नहीं है मैं आपको तोड़ दूं। मैं चुनाव नहीं लड़ा, आप कहें आप मुझे तोड़ लेंगे तो आपकी हैसियत नहीं है मुझे तोड़ लेंगे। घर मैं अभी तो मैं पहले पूरी बात कर लूं आपको। नहीं बिल्कुल शादाब भाई बात पूरी रखिए, फिर अमरजीत जी बिल्कुल एकदम तन के रहिएगा, जो जवाब है इत्मीनान से दीजिएगा। जी शादाब भाई बोलिए। जी मैंने इसलिए कहा कि कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने घर के झगड़ों को सुलटाना चाहिए। दूसरी बात, आज भी इनके घर के झगड़े साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे आप, आगे आपकी लड़ाइयों को सब देख रहे हैं, कौन से विधानसभा में किसका क्या हश्र है, ग्रुप की राजनीति है, एक दूसरे को निपटाने पे लगे हैं। और अपनी गलतियों का अगर अभी भी एहसास नहीं करेंगे, अभी भी हमारे केंद्रीय नेताओं के यहां आने पे सवाल उठाएंगे, हम नहीं उठा रहे हैं। आपके नेता क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि कमजोर लोग सवाल खड़ा करते हैं, ताकतवर लोग मोड़ दिया करते हैं। हम इसलिए आपको समझा रहे हैं, हम अपनी कमजोरी दुनिया के सामने जाहिर मत कीजिए। हम जानते हैं आप अंदर से टूटे हुए हैं, आपके घर में बड़े झगड़े हैं, आपके यहां सिर्फ फुटबॉल की राजनीति होती है, एक दूसरे को निपटारे की राजनीति होती है, लेकिन आप इसे स्वीकार करना भी सीखिए, क्योंकि जब तक स्वीकार नहीं करेंगे आप अपनी गलतियों को नहीं सुधार पाएंगे। अच्छा शादाब भाई एक मुद्दा और चला, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। पार्टी के बहुत शादाब भाई एक मुद्दा और चला, उसका भी जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत एकदम करंट था, क्योंकि उसके बाद अमरजीत जी से ना बहुत सारी चीजें और सामने आ जाएंगी। शादाब भाई ये चला कि 3 मुख्यमंत्री आपने दे दिए, 57 का बहुमत था आपके पास। नहीं, ये प्रश्न बहुत चला, लेकिन मैं आपके सामने संजय भाई इतनी बात कहूंगा। उत्तराखंड के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, जो उत्तराखंड के कांग्रेस पार्टी के प्रथम
मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने 5 साल पूरे किए। मेरे इस बात का सवाल का जवाब यही है कि उत्तर प्रदेश में रहते हुए उन्हें एक बार भी 5 साल पूरे नहीं करने दिए। कांग्रेस की सरकारों ने उत्तर प्रदेश में लगातार, मतलब ये सोचिए कितनी बार वो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक बार भी अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाए। इससे यह बताया जाता है कि इससे साफ जाहिर होता है कि कई बार मुख्यमंत्री बदलने से आपकी लाइन, आपकी विचारधारा नहीं बदलती, आपकी लाइन ऑफ एक्शन नहीं बदलती। तो कांग्रेस को तो इस पे सवाल उठाने का अधिकार भी नहीं है। हाँ, अब ये दूध के धुले समझ के अपने आप को, इन्हें लगता हो पुरानी बातें सब भूल गए और हम सब कुछ उठा दें, तो इससे काम नहीं चलता। एक दूसरा, मैंने कहा कि अभी मेरे मित्र बता रहे थे कि रविंद्र आनंद जी, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई कि भाई बारिश रही, ये रही। रविंद्र भाई, आपने अच्छा चुनाव लड़ा, उसके लिए आपको बधाई, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखिए। नकार दिया है उत्तराखंड की जनता ने आम आदमी पार्टी को, पूरी तरह से खारिज कर दिया है, और ये संकेत, मोटे मोटे संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और क्यों किया? क्योंकि आप राष्ट्र की, सेना के ऊपर सवाल उठाते थे। सैन्य प्रदेश में रह के आज भी आप बैलेट पे दोबारा आ रहे हैं। आप कह रहे कैसे होती है पोलिंग। दिल्ली में नहीं पूछा आपने एक बार कि बैलेट से पोलिंग कैसे होती है, जरा ये भी पूछ लेते तो अच्छा रहता। कम से कम दिल्ली वाले लोग जो बाहर नौकरी करते हैं, उन्हें पता चले कि हमारे बारे में आप क्या सोच रखते हैं। फिर वो जब आपके लिए पोलिंग करते हैं, तब आप उनके ऊपर सवाल खड़े करते हैं। चलिए रविंद्र भाई, यही शादाब की एक बात का जवाब दे दीजिए, फिर मैं अमरजीत के पास आऊंगा। मैं जी बोलिए रविंद्र जी, क्या मैं अपनी बात पूरी कर दूं। कई लोगों ने शादाब भाई जल्दी कर दीजिएगा क्योंकि समय कम है। मैं जरा बात को पूरी कर दूं। बोलिए। जी 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 दो कारण, सुशील भाई क्योंकि बहुत वरिष्ठ स्तंभकार हैं और बड़ी जिम्मेदारी से आदरणीय बोगड़ा जी भी बैठे हैं। ये लोग बहुत कुछ इस प्रदेश की राजनीति के पल पल की जानकारियां रखते हैं, इसकी नब्ज को पहचानते हैं। इन्होंने कहा कि जो पोलिंग हुआ वो कम हुआ। पोलिंग की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाया। वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। एक बार जेल भरो आंदोलन विपक्ष ने नहीं किया, लाठी डंडे नहीं खाए, जेल भरो आंदोलन नहीं किया, पूरे कोरोना काल में घर बैठा रहा। ये तो हमारे थोड़े बहुत जो कमियां थी कि आपने 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले, ये क्यों किया, इसको लेके चुनाव में गए। और इसको लेके चुनाव में जाना ये कांग्रेस की सफलता नहीं है, ये विपक्ष की विफलता रही है। रविंद्र भाई जवाब दीजिए, क्या कह रहे थे आप, क्योंकि मैं फिर बहुत सारे हमारे और भी मेहमान हैं। रविंद्र जवाब दीजिए। देखिए, शादाब भाई ने जो बात कही ना, शादाब भाई को परिणाम सबके सामने आएंगे, हम बहुत ऐतिहासिक वोटों से जीत के आएंगे। बोलिए रविंद्र भाई, जल्दी जल्दी। शादाब भाई सुन लीजिए। शादाब भाई जो आपने बात कही, सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर एक विधानसभा में ना 100, 200, 250 बैलेट पेपर से वोटिंग होती है, जबकि उत्तराखंड में 3000, 2500, 4000, 4500। बल्कि मैं आपको आपका ही उदाहरण दे देता हूं कि जब कोटद्वार में 2012 के अंदर आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं खंडूरी जी चुनाव लड़ रहे थे, और जब वो चुनाव बहुत बुरी तरह से हार गए, बहुत बुरी तरह से, तो बैलेट पेपर की जब काउंटिंग हुई तो चूंकि वो पूर्व सैनिक थे तो उनको कुछ बढ़त मिल गई, उनकी लाज बच गई। तो मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर हजारों की गिनती में बैलेट पेपर, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग सेना में हैं, चलिए अमरजीत जी, इसलिए ऐसा है। बहुत सारे सवाल खड़े हुए और बहुत सारी चीजें सामने हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए आपको कहते हैं सेना के शौर्य पे सवाल उठा के अगर कांग्रेस के यहाँ बिखराव पड़ा है और आपके लोग वहाँ गुटों में बटे पड़े हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो तो फिर बैठे ही हैं उस चीज के लिए, वो तो वेलकम कर ही रहे हैं। क्या कहेंगे आप जी? देखिए गोस्वामी जी, आप मीडिया में, आप वरिष्ठ संवाददाता हो, आप तमाम, आपने पूरा चुनाव कवर किया, चुनावी कवर नहीं किया, तमाम सालों से आप कांग्रेस और बीजेपी को कवर करते आ रहे। मुझे लगता है कि इस बार जो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा है, ये जग जाहिर है। ये मैं ही नहीं कह रहा, तमाम पत्रकार बंधु हमारे, बाकी लोग ये बात को कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना सिर फुटबॉल था, कितना, वो तो जग जाहिर हुआ। आज चुनाव हो जाने के बाद कांग्रेस के अंदर कोई अंतर्विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता, अपने विधायक, वो किसी और के खिलाफ नहीं, अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ लामबंद हो गए एक साथ, और एक एक नहीं, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10। और मैं आपको बता रहा हूँ, 10 तारीख के बाद देखिए कि ये लोग एक दूसरे की छीछा लेदर आपके मीडिया पर यही करते नजर आएंगे। जो शादाब भाई कह रहे थे कांग्रेस बटी हुई है ना, कांग्रेस बटी हुई है। कांग्रेस ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा है।
भारतीय जनता पार्टी का जो हाल है, जो दुर्गति है, वो जग जाहिर उसी दिन हो गई जिस दिन चुनाव संपन्न हुआ। उसी दिन संजय गुप्ता जैसे तमाम नेताओं के बयान आए और लगातार आ रहे हैं। और आज जो 60 पार की बात करते थे, मैंने पहले भी आपसे कहा, अब वो इधर उधर से जुटाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कहां से संख्या पर जुटाएंगे, 36 आंकड़ा कैसे पार करेंगे। तो वो तो पार इनसे होता नजर नहीं आ रहा। और आप इन्होंने पहले भी बात करी कोरोना की। कोरोना को लेकर के मैं आपको बताऊं, इनके त्रिवेंद्र सिंह रावत 3 महीने तक घर से बाहर नहीं निकले। जो पहला कोविड काल आया उस वक्त केवल और केवल सड़कों में थी, जनता के बीच में कोई था तो कांग्रेस पार्टी थी। किसी ने ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी थी। जनता के बीच में राशन पहुंचाने का काम किया तो ये कांग्रेस पार्टी थी। और ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी चलिए ये तो कोरोना को भी देखेंगे। अमरजीत जी, वर्तमान की बात तो चुनाव की है और जिस तरीके की बातें हैं जरा उसी पर बात कर लें। राजीव जी, दोनों तीनों लोगों को आपने सुना। एक बात और महत्वपूर्ण है जिसकी इस बार चर्चा काफी हुई राजीव जी, ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड का चुनाव जिस तरह से पहले होता था, इस बार वो जो चुनाव है वो भी खर्चीला होने लगा है। राजीव भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात है। इस तरीके की बातें आई कि उत्तराखंड का जो चुनाव है वो भी खर्चीला होने लगा है, वहां पर भी इस तरीके की तस्वीरें इस बार सामने आई। उसे लेकर आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात, क्या आपको भी लगता है कि जो 36 का जादुई आंकड़ा है उसे पार कर पाएंगे दोनों दल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो? जी राजीव जी। देखिए, चुनाव निसंदेह खर्चीला हुआ है, होता जा रहा है जी। और जिस तरह से हर चीज खर्चीली हो रही है उस तरह से चुनाव भी हो रहा है। लेकिन और चीजों के मुकाबले, जैसे महंगाई बढ़ रही है, उसके मुकाबले चुनाव ज्यादा खर्चीला हो रहा है। ये चिंताजनक है हर पक्ष की तरफ से। जो यहाँ मुख्य खिलाड़ी हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और दूसरे भी जो मैदान में लोग थे, इस बार देखा गया कि धनबल का प्रकोप, धनबल का प्रभाव अधिक रहा, जो राज्य के लिए चिंताजनक बात है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में कि जहां धन का आदान प्रदान ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, जहां की आर्थिकी कैश पर ज्यादा निर्भर नहीं रहती है, वहां चुनाव का खर्चीला होना एक अच्छा संकेत नहीं। ये इस पर सोचना पड़ेगा और पार्टियां तो क्या सोचेंगी, मतदाताओं को ही इस पर सोचना पड़ेगा कि चुनाव में जो अंधाधुंध खर्चा बढ़ता जा रहा है, इसके परिणाम आखिर में राज्य को ही भुगतने हैं। इसका खमियाजा यहाँ के मतदाताओं को भुगतना है। आखिर जो भारी अंधाधुंध पैसा चुनाव में इन्वेस्ट करके जो उम्मीदवार जीतेंगे, उस पैसे को वसूल भी करेंगे। और वसूल कहाँ से करेंगे कि बाहर से थोड़ी करेंगे, राज्य से ही करेंगे। उसका असर हम सब पे पड़ना है। और जहां तक आपने बात 36 के आंकड़े की कही, तो जब तक परिणाम नहीं आता है जिसमें 1-1.5 दिन अविशेष है, तब तक हमें इतिहास का सहारा लेना पड़ेगा। और इतिहास ये रहा है, न केवल उत्तराखंड का बल्कि आसपास के जितने भी हमारे हिंदी भाषी प्रदेश हैं, मतलब उत्तर प्रदेश है, या 1985 के बाद जो सरकार रही वो फिर दोबारा सत्ता की चौखट नहीं देगा। उत्तराखंड में भी अब तक 4 चुनाव हो गए हैं। यहाँ भी जो सरकार रही, दोनों यहाँ बारी बारी से एक दूसरे को स्थानापन्न करते रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी को, बीजेपी कांग्रेस को। इस बार जैसा कि कुछ एग्जिट पोल बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा यहाँ सत्तारूढ़ हो जाती है तो ये इतिहास को बदलने जैसी बात होगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इतिहास कोई दूसरा यू टर्न लेने जा रहा है। फिलहाल ये निश्चित है, ये निसंदेह है कि दोनों में कांटे की टक्कर है, दोनों में कड़ा मुकाबला है। और इस मुकाबले को और ज्यादा कड़ा और ज्यादा जटिल तीसरे पक्ष ने बनाया है, जिसका नाम आम आदमी पार्टी। बिल्कुल है सुशील कुमार जी, क्योंकि हर जगह आप देखते होंगे कि बहुत सारी जगह ऐसी है कि वहाँ क्षेत्रीय दल का एक महत्व होता है और उत्तराखंड के अंदर लगातार जो क्षेत्रीय दल था वो खत्म होता गया और भी जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल थे वो भी खत्म होते गए। तो अब जाकर एक दल आया है कि भाई आम आदमी पार्टी आई अंदर, लेकिन उसे भी हम उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल नहीं कहेंगे, इस तरीके की चीजें हैं। तो जो क्षेत्रीय दल है उसका होना कितना महत्वपूर्ण है और वर्तमान का जो चुनाव है जिस पर अभी बहुगुणा जी ने भी कहा कि चिंता का विषय है, अगर उत्तराखंड जैसी देवभूमि में चुनाव इस तरीके से महंगे होने लगेंगे तो उसके परिणाम आने वाले समय में बहुत अच्छे नहीं रहने वाले। और फिर मैं वही कहूंगा कि आप पूरे चुनाव को कैसे देखते हैं, कौन सा मुद्दा इस बार आपको हावी दिखा? समय कम है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा जी। देखिए, क्षेत्रीय दलों की जो प्रासंगिकता है किसी भी राज्य में,
वो मैं समझता हूँ विकास का नर्वस सिस्टम होता है। क्योंकि मैं अगर उत्तराखंड क्रांति दल की बात करूं तो जिस बिनाह पर ये पार्टी बनी थी उसको कभी जगह नहीं मिली। हालांकि 4 विधायक उसके 2002 में जीते, धीरे धीरे वो शून्य चले गए। तो क्षेत्रीय आपने कहीं पर देखे, जैसे आप तमिलनाडु चले जाएं, 2 पार्टियां हैं AIDMK DMK, इन्हीं में से कोई सरकार बनाता, वहाँ कभी कोई राष्ट्रीय पार्टी को जगह ही नहीं मिली। और तमिलनाडु को विकास के मामले में आप अव्वल दर्जे गुड गवर्नेंस में आप उसकी रैंकिंग देखें बहुत बेटर पाएंगे। बंगाल तो में उसका उदाहरण है, यह नहीं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय दल विकास को समझते या तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय दल जो है विकास को समझते नहीं, लेकिन जो आपने एक लाइन कहा कि चुनाव महंगे हो जाते हैं, असल में राष्ट्रीय दल के पास कुछ के पास हो सकता ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल मास में ही नहीं है, बल्कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग भी उसको मानता हूँ, सबसे अमीर पार्टी मैं कह सकता हूँ उसको। तो ये सब चीज़ चुनाव में भले ही इलेक्शन कमीशन देखे होंगे कई जितनी लिमिट होती है इलेक्शन के, हम क्या समझते हैं UKD जैसे क्षेत्रीय दल कितना लाख रुपया अपने एक कैंडिडेट पर खर्च कर सकते हैं, या कैंडिडेट कौन होता है जो इतना पैसा कर, वो तो बाउंड्री तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो चुनाव पैसे वाले होने से कई जगह पर इसका साइड इफ़ेक्ट है कि अच्छे लोग जो चुनाव में आकर के अच्छे नेतृत्व दे सकते हैं, हो सकता है वो ना आ पाए हों। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चुनाव महंगा हो गया तो बुरे लोग आ रहे हैं, लेकिन कई लोगों का अवसर घट जाता है, ये सच है। और जहाँ तक चुनाव देखने का सवाल है, देखिए जो मुद्दे हैं यहाँ पर, आप पहाड़ पे जाएंगे मुद्दा आपको डिफरेंट मिलेगा, आप मैदान में आएंगे आपको डिफरेंट मुद्दा मिलेगा। और इस तरीके से क्लासिफिकेशन है इशूज के, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, पहाड़ का विकास मुद्दा है, यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो रोजगार होना चाहिए वो कितना है, ये सब वो टाट पट्टी के नीचे दबे हुए मुद्दे हैं जो जनता जानती तो है, लेकिन राजनीतिक लोग कभी इस पर इच्छा शक्ति नहीं दिखाते हैं। 70% यहाँ के इंडस्ट्री में उत्तराखंड के लोगों को रिजर्वेशन है, लेकिन कोई भी सरकार 20 साल 22 साल में यह हक नहीं दिला पाई। बेरोजगारी साफ साफ दिखती है, बेरोजगारी महंगाई साफ साफ दिखती है, विकास में भी अधूरापन वक्त के साथ घटता है। 17 का विकास को 22 में लाएंगे तो घट जाएगा। तो इसमें जो सरकार होती उसकी ड्यूटी होती कि वक्त के साथ चले, और जब यही वक्त पीछे छूट जाता है तो विपक्षी सरकार में आ जाते हैं। तो यह जो दौर है किसी भी प्रदेश के लिए, खासतौर से उत्तराखंड, इसलिए कि उत्तराखंड की अपनी जमीन जो है उस तरह की नहीं है। यहाँ अलग अलग क्षेत्र हैं, कुमाऊं का अपनी कंडीशन है, गढ़वाल की अपनी है, हरिद्वार की अपनी है, देहरादून की अपनी है। सुशील जी, क्या इस बार भी निर्दलियों की चांदी हो सकती है? जी, एक बात। और क्या फिर वही कुछ चीजें जिस तरीके की बातें दोनों दलों की तरफ से हो रही है, खरीद फरोख्त दिख सकती है? देखिए, खरीद फरोख्त का मसला उस कंडीशन में हो सकता है जब 36 के आंकड़े से पार्टियां 2-4 के इधर उधर हो जाएं। अब देखिए, मैं अब ये कहने छुपाने की तो कोई बात है नहीं कि आप पिछली बार गोवा में जाके देखिए कि 13 बीजेपी जीत करके कैसे सरकार बनाई। मणिपुर में भी यही स्थिति थी। अब कितना खरीदा कितना बेचा मुद्दा ये नहीं है, लेकिन जो पार्टियां घाघ होती हैं सरकार बनाने में, कहीं ना कहीं अपना एजेंडा और अपनी समीकरण को पहले से बहुत फिट कर लेती हैं, उनको ये मौके मिल जाते हैं। अब अगर माना 36 से 22 दफ़े बीजेपी 33, 32, 34 होती है तो, और कांग्रेस भी सत्ता में नहीं आती, तो आप यही समझिए कि आम आदमी पार्टी या तो जीतेगी, या तो फिर निर्दलीय जीतेंगे, या UKD जीतेगी। तो इन्हीं में से फिर सरकार बनेगी, क्योंकि 36 का आंकड़ा तो चाहिए। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि खरीद फरोख्त होंगे। कौन आदमी जाकर ऐसे सीधे समर्थन देगा? मंत्री की बार्गेनिंग होगी, कुछ लेन देन की बार्गेनिंग होगी, और यह चीज़ हमारे राजनीतिक फलक पे तो उतराया हुआ है, तैरता है। इसमें कोई छुपाने और ढकने वाली बात ही नहीं है। आप झामुमो केस को देखिए, बीबी नरसिंह राव के टाइम में जब अपनी सरकार के लिए उन्होंने खरीद फरोख्त किया था, उसके लिए मुकदमे चले।
तो जो आज भी लोग सियासी तौर पर तो ये कसरत करते ही है ना। अब कितने सफल होते, कौन सफल होता, कितने में सफल होता, ये मुद्दे अलग हैं। बट बिल्कुल ये 10 तारीख को बताया जाएगा कि वो मुद्दा क्या है और कौन सफल होता है और कौन असफल होता है। जी बिल्कुल सुशील जी। शादा भाई 1 मिनट में अपनी बात रख दीजिएगा। जी बिल्कुल, समय खत्म हो गया। मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आदरणीय राजीव नयन बहुगुणा जी ने कहा कि यहाँ का एक मिथक रहा है, मिथक टूटने के लिए होते हैं आदरणीय बहुगुणा जी, और इस बार हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से कि तमाम मिथक टूटेंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अभी सुशील भाई कह रहे थे कि ये पैसे वाली पार्टी है। पैसे वाली पार्टी नहीं है, हम जनता वाली पार्टी हैं, और जनता जिसके पास ज़्यादा होती है लोग उसे उतना सराहते हैं, लोग उतना आगे शादा भाई सभी, क्योंकि समय खत्म हो गया, जनता फंड्स देती है। लेकिन मैं सिर्फ संजय भाई सिर्फ इतना कह के बात को समाप्त कर रहा हूं, केवल इतना कह के बात को समाप्त कर रहा हूं कि कल परसों परिणाम आ जाएगा, 2 दिन शेष बीच में हैं। मेरी ओर से तमाम दलों को बड़ी अच्छे से सबने चुनाव लड़ा, सबके मनोबल ऊपर रहे, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मजबूती से जो परिणाम आए हम सब लोग स्वीकार करें, आपस में उत्तराखंड कैसे आगे बढ़े इस पे विचार करें। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड कैसे आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी सारे मिथक तोड़ के एक मजबूत सरकार बने। नहीं बिल्कुल, उत्तराखंड कैसे आगे बढ़े इसी पर बात होनी चाहिए। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के चुनाव खासे दिलचस्प हुए हैं। बेशक यहाँ 2 बड़ी सियासी पार्टियों में अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों में घमासान था, दोनों ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकी। स्टार प्रचारकों ने पूरा दमखम लगाया तो कार्यकर्ताओं ने घर घर में जाकर वोट मांगे। उसके अलावा भी अगर आप देखें कि जिस तरीके से इस बार चुनाव लड़ा गया है वो अपने आप में खास है कि अंतिम समय तक भी कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं जीत रहा हूं। हर कहीं से यही बात आ रही है कि चुनाव कांटे का रहा है, और चुनाव कांटे का रहा है। साथ ही साथ बड़े जो दिग्गज हैं, बड़े जो दिग्गज नेता हैं, उनकी सीट पर भी असमंजस बरकरार है। यही अपने आप में खास है और शायद यही इस बार उत्तराखंड को कुछ खास और चौंकाने वाले परिणाम दे सकता है। इस चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।